क्या बताऊँ मम्मी, आजकल तो बासी कढ़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। ना अपने बालों की सफ़ेदी का लिहाज है, ना बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और नवीन की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, शायद सासू माँ आ रही हैं। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे के बाहर सुन ली थी, पर नज़रअंदाज करते हुए खामोशी से चाय सोनम को दे दी। सासू माँ बहू सोनम को चाय देने के पश्चात पतिदेव अशोक जी के लिए चाय ले जाने लगी। ऐसा देखकर बहू सोनम के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, पर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू की इस नाजायज हरकत को नज़रअंदाज करते हुए सिर झुकाए वहाँ से निकल गई। पति की रिटायरमेंट होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो रही थी। आजकल सासू माँ प्रभाव जी अपने पति देव अशोक जी को अपनी इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से में अपने पति देव के साथ चूल्हे में बैठकर उनको कंपनी देती थी। प्रभा जी ने सारी उम्र तो उनकी बच्चों के लिए लगा दी थी। कोठीनुमा घर अशोक और प्रभा का जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया था। ऐसे मनमोहक वातावरण में वहाँ पर लगा झूला मन में असीम शांति प्रदान करता। पहले वह और अशोक इस मनमोहक जगह में कम समय के लिए ही बैठ पाते थे। प्रभा अनमनी होती तो अशोक बड़े जिंदा दिल शब्दों में कहते, पार्टनर रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे। आपकी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमें अपने बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के करियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा। खैर, अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। अशोक जी को भी घर में रहना अच्छा लगता था। पहले तो बड़े पद पर थे तो कभी उनके कदम घर में टिकते ही नहीं थे, लेकिन उनकी बहू सोनम अपने पति नवीन को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका न छोड़ती। उसने उस कोने के बगीचे से छुटकारा पाने के लिए नवीन को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम बड़ी कार खरीद ले नवीन। आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की ही तो जगह है घर में। नवीन थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, जगह तो है ना, वो गार्डन तुम्हारा जहाँ आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। सोनम व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, थोड़ा तमीज से बात करो, नवीन क्रोध से बोला। लेकिन फिर भी सोनम ने अपने पति को पापा जी से बात करने का मन बना लिया। अगले दिन नवीन कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा मैं और सोनम एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा एक बड़ी गाड़ी तो घर में पहले ही है, फिर उस नई गाड़ी की रखेंगे भी कहाँ? अशोक जी ने प्रश्न किया। ये जो बगीचा है यही गैरेज बनवा लेंगे। वैसे भी सोनम से तो इसकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक देखभाल करेंगी? इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी ये सब जड़ें मजबूत कर घर की दीवारें कमजोर कर रहे हैं। ये सुनकर प्रभा भी वही कुर्सी पर सीना पकड़कर बैठ गई। अशोक जी ने क्रोध को काबू में रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करके थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? नवीन थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोला, आप दोनों इस दिन भर इस जगह बगैर कुछ सोचे समझे 4 लोगों का लिहाज किए बगैर साथ में बैठे रहते हैं। अब आप दोनों कोई बच्चे तो नहीं हो, लेकिन आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठे रहने का रिवाज बना लिया है, और ये भी नहीं सोचते कि 4 लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय आप अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठी करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि ये सब। और वह दनदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर सोनम भी बड़बड़ाहट भी जारी थी। अशोक जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे, पर आज की बात से तो उनके साथ प्रथा जी भी सन्न रह गई। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों को दिल भर आया और टूट भी चुका था। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ जो थोड़ा सुकून से गुजरा था। पहले की ज़िंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई थी, बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने में। अशोक जी आज पूरी रात ऊहा पोहा में लगे रहे, कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे और कुछ योजना बनाते रहे।
लेकिन सुबह जब वे उठे तब बड़े शांत और प्रसन्न थे। वे रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में जाकर पहला कप प्रभा को उठाकर पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा? प्रभा ने रुआंसे सब लहजे में पूछा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, अशोक बोले। पर हद से ज़्यादा निराश प्रभा उस दिन पौधे में पानी देने भी नहीं निकली और ना ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर लो लेट का बोर्ड टंगा देख नवीन ने भौकच्चे स्वर में अशोक से प्रश्न किया। पापा, माना कि घर बड़ा है, पर ये टू लेट का बोर्ड किस लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो वो इसी घर में रहेंगे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। हैरान नवीन बोला, पर कहाँ? तुम्हारे पोर्शन में? अशोक जी ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया। नवीन का स्वर अब हलकलाने लगा था। और हम लोग तुम्हें इस लायक बना दिया है, 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना अपनी उम्र के लोगों के साथ। अशोक एक एक शब्द चबाते हुए बोल रहे थे। हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठे बैठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे। अब लिहाज की सीख तुम सबसे लेना बाकी रह गया था। पापा, मेरा वो मतलब नहीं था, नवीन सिर झुकाकर बोला। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनने का सबक दे दिया। जब हम तुम दोनों को साथ देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम लोगों को हम दो लोगों से दिक्कत क्या है? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया, ये पेड़ और के फूल तुम्हारे लिए मांगी गई ना जाने कितनी मिन्नतियों के साक्षी हैं। तो यह अनोखा कोना छीनने का अधिकार मैं किसी को भी नहीं दूंगा। पापा, आप तो सीरियस हो गए। नवीन के स्वर अब नम्र हो चले थे। ना बेटा, तुम्हारी माँ ने जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग करके मेरा साथ दिया। आज इसी के सहयोग से मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है, इसीलिए सिर्फ ये कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीभ पहले आती है, ना कि दांत। जब मंदिर में ईश्वर जोड़े में अच्छा लगता है, तो माँ बाप साथ में बुरे क्यों लगते हैं? जिंदगी हमें भी तो एक ही बार मिलती है, इसलिए हम इसे अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं।